गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मालवीय जी के शिक्षा संबंधी विचार और उनका शिक्षा दर्शन। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पीजीटी एजुकेशन का 4 सिलेबस करा रही हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, आप उसमें भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मालवीय जी के जो शिक्षा संबंधी विचार हैं वह क्या थे। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा शिक्षा दर्शन का माध्यम। मालवीय जी मालवीय जी की शिक्षा को सर्वांगीण उन्नति का मूल मानते थे। क्या मानते थे? मालवीय जी जो थे वो शिक्षा को ही सर्वांगीण उन्नति का मूल मानते थे। अब ये क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि शिक्षा को सर्वांगीण उन्नति का मूल कौन मानता था। ठीक है, तो मालवीय जी, गांधी जी, विवेकानंद जी, कोई भी नाम आ सकते हैं, तो आपको डेफिनेशन को याद रखना है। उनका दर्शन जो था अत्यंत सारगर्भित था और विशद था। शिक्षा के विभिन्न पक्षों और आत्म उन्नति को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के जो विभिन्न अलग अलग जो पक्ष होते हैं और किसी भी आत्म जो उन्नति होती है उसको बिल्कुल दृष्टि में रखते हुए उसके बारे में सोचते हुए उन्होंने हिंदी भाषा को जो है शिक्षा का एक माध्यम निश्चित किया। वे चाहते थे कि उस समय जितना कार्य अंग्रेजी में होता था, जिस टाइम भाई ये बात चली थी शिक्षा के बारे में, उस समय की बात है, उस समय ज़्यादातर कार्य जो थे, क्योंकि देखिए हमारे देश में सबसे पहले अंग्रेज वगैरह थे तो उसमें बहुत सारे कार्य जो थे वो अंग्रेजी में हुआ करते थे। तो वह चाहते थे कि उस समय जितना कार्य भी अंग्रेजी में होता है वह मातृभाषा के माध्यम से हो, और हमारे भारतीयों की ज़्यादातर मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो और सार्वजनिक रूप से ये कार्य हिंदी में ही हो सकता है। जिस समय मालवीय जी ने हिंदी की उन्नति का यत्न करना आरंभ किया था, यानी कि हिंदी को बढ़ावा दिया था, जिस टाइम मालवीय जी ने, उन दिनों हिंदी पढ़ने और जानने वाले जो थे बहुत ही थोड़े लोग थे। उन्हीं के प्रयत्न से उत्तर प्रदेश की अदालतों में हिंदी को स्थान मिला था। अब ये याद रखिएगा कि किसकी वजह से, अगर पूछा जाए किस शिक्षा शास्त्री की वजह से, ठीक है, या किसी दार्शनिक की वजह से उत्तर प्रदेश की अदालतों में हिंदी को स्थान मिला था, तो किसकी वजह से मिला था? मदन मोहन मालवीय जी की वजह से। ठीक है, तो मालवीय जी की यही योजना थी कि विश्वविद्यालय में हिंदी के माध्यम से ही ज्ञान और विज्ञान पढ़ाए जाएं। किंतु विश्वविद्यालय का अधिकार पत्र यानी कि जो चार्टर था देते समय सरकार ने हिंदी माध्यम से शिक्षा देने की शर्त को क्या करा था? अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं की थी, यानी कि अस्वीकार कर दिया था। मालवीय जी ने इस समय इस विषय में चुप हो जाना उपयुक्त समझा। काम चलाने के लिए आपद धर्म के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि उस समय भाई ये सब करने के लिए वह अकेले थे। ठीक है, तो जब ऐसा उन्हें लगा कि इस समय चुप होना ज़रूरी है तो उस समय चुप हो गए और उन्होंने सिर्फ काम चलाने के लिए अंग्रेजी को उस समय स्वीकार कर लिया। जैसा कि इस कथन में उन्होंने कहा कि भविष्य में हिंदुस्तान की उन्नति हिंदी को ही अपनाने से हो सकती है। मैं गांधी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हिंदी में पुस्तकें तैयार होती जाएंगी हम हिंदी को अपनाते जाएंगे। ये कथन किसने कहा है? ये मालवीय जी ने कहा था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा से रिलेटेड धार्मिक शिक्षा। मालवीय जी के विचार से चरित्र निर्माण आध्यात्मिक विकास का एकमात्र उपयुक्त साधन धार्मिक शिक्षा है। किसी भी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो चरित्र है उसका जो निर्माण है वह एकमात्र उपयुक्त साधन बताया है किसका? आपने धर्म में आगे बढ़ने का, आध्यात्मिक विकास करने का। किसी राष्ट्र की उन्नति किससे होती है? उसकी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था पर होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, किसी राष्ट्र की उन्नति शिक्षा व्यवस्था पर होती है। ठीक है, तो इसको आप गैप कर सकते हैं। तो धार्मिक शिक्षा व्यवस्था पर होती है, जैसे कि वेद, शास्त्र, पुराण आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का उन्हें अगाध ज्ञान था, इसलिए उन्हें वैदिक सभ्यता संस्कृति में अपार श्रद्धा थी। यही कारण कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की सुदृढ़ व्यवस्था की थी। वे चाहते थे कि प्रत्येक हिंदू जो है बालक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विद्याभ्यास करे। ठीक है, ऐसा जिससे कि उसका बल और तेज बढ़े और उसकी धर्म भावना बढ़ती जाए। पहले के टाइम पे ऐसा ही होता था कि
बालक जो थे आश्रम जाते थे पढ़ने के लिए और बाल अवस्था में ही चले जाते थे और जब वे 23 से 24 वर्ष के होते थे तब वह अपने घर पे वापस आते थे, है ना। तो उस समय तक जब तक वह आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई को पढ़ते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है, एक तो आपका बल और दूसरा आपका तेज जो है बढ़ता है। उसके बाद में जो है जब वह अपने घर आते थे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। मतलब जब हमारे पुराने ज़माने में 4 आश्रम बताए हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, अब उनका विवाह होता था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उनका मानना था। फिर तीसरा उन्होंने शिक्षा संबंधी बताया था चरित्र निर्माण। मालवीय जी के विचार से चरित्र निर्माण ही शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। दूषित चरित्र सदा समाज, देश तथा राष्ट्र के उत्पादन तथा विकास में बाधक होता है। देखिए, अगर आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर सही है, ठीक है, और हमारे समाज में जो हमारी युवा पीढ़ी है अगर उनका चरित्र, कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, चरित्र अच्छा है, तो हमारा समाज आगे जो है उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके अगर चरित्र ठीक नहीं है तो देखिए चरित्रहीन व्यक्ति क्या होगा, चरित्रहीन व्यक्ति थोड़ी ही समय के लिए खुश होता है लेकिन आने वाले समय में कई कार्यों में बाधक होती है। इसलिए हमारे समाज में भी युवा पीढ़ी का चरित्र का निर्माण होना बहुत आवश्यक है, उन्होंने ऐसा बताया मालवीय जी ने। और चरित्र सदा जो है आपके समाज का, देश का, राष्ट्र के उत्पादन तथा विकास में बाधक होता है। दूषित चरित्र, जिसका चरित्र दूषित होता है। अतएव शैक्षिक संस्थाओं का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, छात्रों के प्रति उनका चारित्रिक विकास करना, ठीक है, उनको समुचित व्यवस्था करना जिससे कि उनका चरित्र का विकास हो। उनका विश्वास था कि वह कार्य धार्मिक शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदू संस्कृति की शिक्षा मनीषियों एवं महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से दी जा रही थी कि जिससे कि देखिए बच्चे जब अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो उनके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे तो वह उसी तरीके से कार्य को करेंगे। आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं, हम वेद पुराण अच्छी किताबें बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं और आजकल मोबाइल में हर चीज़ आती है, तो उसका प्रभाव जो है बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है। और वही प्रभाव जो है अगर बच्चा गलत चीज़ देख रहा है तो वही उसके विचारों में आएगा, उसके मन में आएगा, फिर वही उसका स्वभाव बन जाएगा। तो उससे उसका चरित्र का कैसे विकास होगा, उसका चरित्र तो दूषित हो जाएगा। इसीलिए मालवीय जी का भी कहना था उस समय कि हिंदू संस्कृति की शिक्षा मनीषियों महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से दी जाती थी जिसका छात्रों के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता था, ठीक है। इसके बाद में जिनका छात्रों के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता था और मालवीय जी अपने धर्म के अध्ययन के साथ साथ अन्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को भी आवश्यक मानते थे। ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ हिंदू धर्म को ही मानते थे, वे अन्य धर्मों के भी अध्ययन करते थे और उनमें तुलनात्मक अध्ययन को भी आवश्यक मानते थे, क्योंकि विभिन्न धर्मों के अध्ययन से अन्य सभी समृद्ध देशों का राष्ट्रीय चरित्र का परिचय प्राप्त होगा, जो अपने राष्ट्रीय चरित्र के विकास में सहायक ही नहीं होगा वरन क्या होगा, उत्तरोत्तर विकास के लिए परम आवश्यक भी होगा। चरित्र निर्माण के लिए संयम को आवश्यक मानते थे, क्योंकि जब तक मनुष्य संसार के प्रलोभनों पर विजय, यानी कि जो संसार में जिन जिन चीज़ों को देखकर हमारा मन लल जाता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उन प्रलोभनों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसका चरित्र का विकास असंभव है। मालवीय जी चरित्र की उन्नति का केवल मौखिक उपदेश ही नहीं देते वरन वे स्वयं आजीवन उदार चरित्र के आदर्श बने रहते। ऐसा नहीं था कि वे दूसरों को, लोगों को ही कहते थे कि चरित्र का निर्माण करना है, अच्छे चरित्र बनना है, उन्होंने खुद भी इस चीज़ का पालन किया था। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के शब्दों में तप और आत्मनिग्रह की वे मूर्ति थे, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये किसने कहा है, ये पुरुषोत्तम दास टंडन के शब्दों में है जो कि उन्होंने मालवीय जी के लिए वर्ड कहे थे। फोर्थ है आपका विज्ञान तथा शिल्प कला की शिक्षा। मालवीय जी जो थे राष्ट्र की उन्नति के लिए विज्ञान एवं विभिन्न शिल्प कलाओं की शिक्षा आवश्यक मानते थे। वे कहते थे कि विज्ञान और शिल्प की जो उन्नति के बिना राष्ट्र का उत्थान असंभव है। विदेशी भाषाओं में प्रकाशित जो है आपके वैज्ञानिक चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया था। फिर आपका कृषि शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। मालवीय जी ने कृषि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि भारत का देखिए मुख्य व्यवसाय क्या है, अधिकांश जनता जीविका का साधन कृषि से ही है। तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर उन्नत उपकरणों और साधनों द्वारा कृषि के लिए इस विषय की उचित शिक्षा प्रदान करनी जो है उपयुक्त व्यवस्था की थी।
मालवीय जी के प्रयास से ही कृषि संबंधी नवीन अन्वेषणों द्वारा क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई थी। मालवीय जी ऐसी शिक्षा प्रणाली के समर्थक थे जो देश को समृद्ध और समृद्धिशाली बनाने में क्या थे, समर्थ थे। फिर आयुर्वेदिक शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था को भी अधिक लाभप्रद समझते थे। उन्होंने स्वयं अपनी कभी आयुर्वेदिक औषधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की औषधि नहीं ली थी। मतलब वो ये चाहते थे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है ना, उससे लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो उन्होंने भी कभी भी अपने जीवन में जो है आयुर्वेदिक ही औषधियाँ ली थी, उसके अलावा उन्होंने कोई औषधि नहीं ली थी। किंतु वर्तमान युग की आवश्यकताओं परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों ने इस पद्धति की उपेक्षा करके वहाँ पे क्या किया कि विदेशी चिकित्सा प्रणाली को प्रमुखता प्रदान कर दी। अब ठीक है, तो उस समय भारतीय गांव में जो था डॉक्टरों और वैद्यों का अभाव हुआ करता था। फलतः समय पर चिकित्सा न मिल पाने के कारण अनेक रोगी अकाल काल कल्पित हो जाते थे। तो मालवीय जी ने भारतीय जनता को गैर सरकारी आयुर्वेदिक विद्यालयों की स्थापना के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। ठीक है, प्रोत्साहित किया। फिर है शारीरिक शिक्षा। मालवीय जी कहते थे कि स्वास्थ्य ही ठीक ना हुआ तो बहुत पढ़कर ही क्या होगा। जब हमारी, सही बात है, जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है और अगर हम बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो हम आगे पढ़कर भी क्या करेंगे। तो उनकी योजनाओं में मल्लशाला का भी एक प्रमुख स्थान था। वे स्वयं भी यौवन काल के अच्छे मल्ल थे और व्यायाम का महत्व समझते थे, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय के शिवाजी भवन में मल्लशाला भी स्थापित की थी। ये जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, इनको आप नोट्स में तैयार कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। उनका कहना था कि जीवन की समस्त आकांक्षाओं एवं उदात्त भावनाओं की सिद्धि स्वस्थ शरीर से ही संभव होती है। राष्ट्र का कल्याण भी केवल आपके स्वस्थ नागरिकों द्वारा ही संभव होगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट 9 पॉइंट, पाठ्य वस्तु में पूर्व और पश्चिम का मिलन। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने विश्व की क्रांति को नए वर्ग का परिचय दिया था। मालवीय जी जानते थे कि आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का परस्पर विरोध संसार के लिए क्या होगा, घातक होगा। तो वे दरिद्रता को देश का अभिशाप समझते थे, गरीबी को जो है वह अपने देश का अभिशाप समझते थे। और ये उन्हें भली भांति ज्ञात भी था कि कोरी आध्यात्मिकता की जो है बात यहाँ पे की जाती है। फिर स्त्री शिक्षा की उन्होंने बात की तो मालवीय जी उच्च स्त्री शिक्षा के लिए पक्षपाती थे। बाल विवाह के वे विरोधी थे। स्त्रियों का समुचित आदर करने का वे उपदेश देते थे। उनका विचार था कि भारतीय नारी को ही सबल बनाकर समाज का शक्तिशाली बनाया जा सकता है। समाज को, नारी समाज के उत्थान के लिए पतोन्मुख भारत के उद्धार का साधन भी मानते थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हमारे समाज की स्त्रियां शिक्षित हों तो आज भी प्रचलित कुरीतियां और अंधविश्वासों का अंत हो जाएगा और हमारा सामाजिक जीवन अपना क्षीण कलेवर त्याग कर नवीन रूप को क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। सह शिक्षा के जो थे, सह शिक्षा का मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ जो पढ़ते थे, ठीक है, उसके जो थे मालवीय जी सह शिक्षा के विरोधी थे। ठीक है, उनकी धारणा थी कि जब तक पुरुष और नारी अपने नैसर्गिक गुणों को परिवर्तित नहीं कर लेते तब तक वह सह शिक्षा सफल प्रयोग नहीं हो सकती। इस विषय में उनका कहना था कि स्त्रियों में पुरुषोचित एवं पुरुषों में स्त्रियोचित गुण आरोपित करने के प्रयत्न ये दोनों का मार्ग ही अवरुद्ध कर रहे हैं। यानी कि लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाने में के ऊपर वह विरोधी थे, इस बात को वह नहीं मानते थे। और धर्मनिष्ठ होने के कारण वह सामाजिक मर्यादा का भी निर्वाह चाहते थे। ठीक है, अब ये जो थे आध्यात्म से जुड़े हुए थे तो जाहिर सी बात है आदर्श बात से ही जुड़े होंगे। तो महामना मालवीय जी उच्च कोटि के आदर्शवाद थे। उन्होंने शिक्षा की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे कि शिक्षा का रूप बदला जा सके और ना दार्शनिक मीमांसा दी थी। विविध शिक्षा दार्शनिकों के दृष्टिकोण से मालवीय जी के विचार एकांकी ही थे। आदर्शवादियों की भांति मालवीय जी ने भी शिक्षा का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति बताया था और उनका पूर्ण विश्वास था कि विद्यार्थी संयमित जीवन द्वारा इनकी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन को संयमित करके वह अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और वह स्वयं आजीवन भारतीय परंपरा का प्रतिपादन करते रहे और उन्होंने मनुष्य में निशिम गुण और शक्तियाँ देखी थीं। उचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समग्र और संतुलित विकास करने का उन्होंने भी क्या किया था, प्रयास किया था।
प्राचीन परंपराओं के अन्य पोषक और पालक भी थे, किंतु उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। यानी कि जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी ना, उनको वो ज़्यादा मानते थे और वे वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श में विश्वास करते थे। वे प्राणी मात्र को समान समझते थे और लोक कल्याण में संलग्न रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम देन है। उसमें भारत की समस्त उच्च शिक्षा को निश्चित रूप से दिशा प्रदान की थी। महामना मालवीय जी और गांधी जी एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक ने शिक्षा को क्या करा है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बल दिया था और दूसरे ने उच्च शिक्षा का सुधार करके समाज का कल्याण किया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।